विजय। सिर्फ एक नाम, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में ये नाम आज सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। साल 2026 आम चुनाव से पहले एक ऐसा सियासी दांव चल रहा है जिसकी कल्पना ना तो द्रमुक ने की थी, ना ही भाजपा ने। क्योंकि विजय सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, वो एक विचार बन गए, एक आंदोलन। और सबसे बड़ा सवाल यही है, भला ये सब कैसे हुआ? आखिर वो कौन सी सुनियोजित प्लानिंग थी जिसने विजय को दक्षिण भारतीय सिनेमा का हीरो नहीं, बल्कि तमिलनाडु का अगला सबसे बड़ा चेहरा बना दिया? चलिए, आज हम उसी प्लान को लेयर दर लेयर खोलते हैं। विजय की राजनीति में एंट्री कोई अचानक निर्णय नहीं था। ये दशकों से चल रही, चुपचाप तैयार की जा रही चाल थी। जब विजय स्क्रीन पर डांस कर रहे थे, तब भी उनके पीछे एक टीम उनका इमेज बिल्ड कर रही थी। आम आदमी का लड़का, गरीबों का सुपरस्टार, वही छवि जो एक दिन उन्हें सीएम की कुर्सी तक ले जाने वाली थी। प्लान का पहला चरण था धीरे धीरे अपनी फिल्मों को राजनीतिक बनाना। विजय की फिल्में अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रह गई थी, उनके संवाद बदले, उनकी कहानियां बदली। अब उनके किरदार सीधे बोलने लगे। सिस्टम तोड़ने की बात, सत्ता पर सवाल उठाने की बात, और लोगों को जगाने की बात। और ये लोगों को असली लगा, क्योंकि विजय असली में भी वैसा ही बोलने लगे थे। दूसरा चरण था सोशल मीडिया क्रांति। विजय ने वो किया जो किसी दक्षिण भारतीय अभिनेता ने पहले नहीं किया था। उन्होंने 2 लाख कैडर तैयार किए, हर जिले में, हर गांव में। So, mother, we promise clean water and better roads for the village. That would be wonderful, son. We hope you keep your promises this time. उनके फैंस क्लब अब फैंस क्लब नहीं रहे, वो बूथ लेवल की राजनीतिक टीम बन चुके थे। हर पोस्ट, हर ट्वीट, हर स्टेटमेंट प्लान के तहत। उनकी टीम पहले से समझ चुकी थी कि इलेक्शन जीतनी है तो पहले हर वार्ड में अपना आदमी चाहिए। तीसरा चरण, और ये सबसे मास्टर स्ट्रोक था। विजय ने खुद को किसी भी विचारधारा में बांधा नहीं, बल्कि उन्होंने एक नई विचारधारा गढ़ी, तमिल राष्ट्रवाद और समावेशी विकास का कॉकटेल। वो ना तो पूरी तरह द्रमुक के लगे, न पूरी तरह भाजपा के। उन्होंने एक तीसरा रास्ता बनाया, और तमिलनाडु का युवा वोटर जो पुरानी राजनीति से तंग था, उसने ये रास्ता पकड़ लिया। अब सवाल आता है, 2026 के लिए क्या प्लान है? देखिए, विजय की टीम ने एक बंद कमरे में रहकर हर सीट का मैप बना लिया है। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 1000 ऐसे परिवार चिन्हित किए गए हैं जो पहले से तय कर चुके हैं कि वे विजय को वोट देंगे। ये झूठ नहीं है, ये तथ्य है। उनकी टीम 3 साल से ग्राउंड पर काम कर रही है, और ये काम मीडिया की नजरों से दूर, चुपचाप, लेकिन बहुत गहरे। विजय का सबसे बड़ा हथियार है उनकी चुप्पी। लगता है ना अजीब, लेकिन सोचिए, जब बाकी नेता स्टेज पर चिल्ला रहे होते हैं, the time has come. विजय चुप रहते हैं, मुस्कान के साथ। और लोग यही चाहते हैं। वो थके हुए हैं शोर से, वो चाहते हैं कोई कहे कम बोलो, लेकिन जो बोलो वो करके दिखाओ। और विजय की टीम ने ये इमेज बिल्कुल हॉलीवुड फिल्मों की तरह तैयार कर रखी है। लेकिन एक और चरण है जिसे हर एक्सपर्ट भूल जाता है, मनी पावर और कैडर शिफ्ट। पिछले 2 साल में तमिलनाडु की द्रमुक और भाजपा से कम 400 स्थानीय नेता चुपके से विजय के संपर्क में आ चुके हैं। ये बड़ी बात है। ये वो लोग हैं जिनके पास जमीनी जनाधार है। विजय उन्हें अपनी पार्टी में सम्मान पूर्वक जगह देंगे, और बदले में वे अपने साथ अपना वोट बैंक भी लाएंगे। ये कोई चुनावी जोड़ तोड़ नहीं है, ये साम्राज्य का विस्तार है। अब बात करते हैं विजय के भाषणों की। पिछले 2 साल में उन्होंने जो स्टेज पर बोला है, उसे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे एक भी भाषण बिना पूर्वाभ्यास के नहीं दिया गया है। हर शब्द तोला हुआ है, हर सवाल पर उनके पास जवाब है। लेकिन सबसे खास बात है, वो मुद्दों से कभी भटकते नहीं हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, ये 4 स्तंभ है, और इन 4 पर ही उन्होंने अपनी राजनीति खड़ी कर दी है। एक और रणनीति जो विजय ने मारी है, उन्होंने कभी किसी फैक्ट्री के ठेकेदार से हाथ नहीं मिलाया, कभी किसी घोटालेबाज के पास नहीं बैठे, कम से कम तस्वीरें तो नहीं। और ये सब प्लान का हिस्सा है। उनकी टीम जानती है कि तमिलनाडु का वोटर बहुत स्मार्ट हो गया है। अब वोट मिलते हैं उसी को जो साफ दिखे, और विजय बिल्कुल वैसा ही दिखते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है उनका मीडिया मैनेजमेंट। विजय ने कभी किसी चैनल को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं दिया, कोई कहानी नहीं, कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। इसके उलट उनकी टीम डिजिटल मीडिया पर हजारों कंटेंट क्रिएटर्स को धीरे धीरे फंड कर रही है। छोटे यूट्यूब चैनल, ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज, ये सब सोशल मीडिया आर्मी कोई मजाक नहीं है।
ये एक संगठित प्रचार मशीन है जो दिन रात विजय का परचम लहराती है। चलिए अब बात करते हैं उनके मैनिफेस्टो की। 2026 के चुनाव के लिए विजय की टीम ने जो दस्तावेज तैयार किया है वो तमिलनाडु के इतिहास में सबसे विस्तृत और सबसे आम आदमी वाला दस्तावेज होगा। उसमें ना तो किसी धर्म का नाम होगा ना जाति का, सिर्फ रोजगार, एजुकेशन, हेल्थ और डिजिटल इंडिया। और वही आज का युवा सुनना चाहता है। वो नहीं चाहता किसी का खून, वो चाहता है नौकरी। और विजय वही देने की बात कर रहे हैं। विजय के करीबी लोग बताते हैं कि वो हर रात 3 घंटे अकेले डेटा देखते हैं। कौन सा गांव कैसे सोचता है, कौन सा युवा क्यों पलायन कर रहा है, कौन सी सरकारी योजना नाकाम हुई। ये रातों रात नहीं होता, ये 10 साल का रिसर्च है। और यही फर्क है विजय और बाकी नेताओं में। बाकी जनता से कहते हैं, विजय जनता को सुनते हैं। लेकिन क्या विजय जीतेंगे? ये सवाल उतना ही जटिल है जितना तमिलनाडु का समीकरण। एक तरफ द्रमुक का दिग्गज तंत्र, दूसरी तरफ भाजपा का पैन इंडिया कैंपेन, तीसरी तरफ विजय का यंग ब्रिगेड और चौथी तरफ अन्ना द्रमुक जो कभी तमिलनाडु की धुरी हुआ करती थी। ये कोई साधारण चुनाव नहीं होगा, ये एक युद्ध होगा, घर घर का, फोन फोन का, पोस्ट पोस्ट का। और यहीं पर विजय का सबसे बड़ा हुक है, उन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। हाँ, ये सुनकर अजीब लगता है लेकिन सच है। वो अब तक कोई सीट नहीं जीते, कोई पंचायत नहीं, कोई विधानसभा नहीं। लेकिन जनता में उनकी छवि किसी बड़े नेता से कम नहीं है। कैसे? क्योंकि उनका कद सीटों से नहीं, लोगों से बना है। उन्होंने सत्ता से पहले सम्मान कमाया और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, जब विजय स्टेज पर खड़े होते हैं तो लोग उनमें अपना भविष्य देखते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां पिछड़ा तमिलनाडु तीसरी बार दुनिया का सबसे एडवांस स्टेट बने। ये सपना बहुत बड़ा है और यही सपना विजय को ऊपर उठा रहा है, हर दिन, हर वोट में, हर मुस्कान में। राजनीति के जानकार मानते हैं कि 2026 में तमिलनाडु का कोई भी बड़ा दल बहुमत नहीं ला पाएगा। ऐसे में किंग मेकर बनने का मौका सिर्फ विजय के पास है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि किंग मेकर से किंग बनने में सिर्फ एक चुनाव का फासला होता है। विजय की टीम ने यह फासला पहले ही माप रखा है। एक और प्लानिंग जो बहुत कम लोग जानते हैं, विजय ने धीरे धीरे तमिलनाडु के कई शैक्षणिक संस्थानों में अपनी टीम बैठा दी है। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, छात्र संघ के चुनावों से लेकर कैंटीन की बातचीत तक, वो जगह जहां युवा इकट्ठा होते हैं, वहां विजय का नाम जुड़ गया है। ये कोई जादू नहीं है, ये संगठन का जादू है, चुपचाप लेकिन तेज। विजय का छठा और आखिरी चरण है, परिवार को आगे न करना। जितना हैरान करने वाला लगे उतना ही सच है। विजय ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी में कोई वंशवाद नहीं होगा, ना उनकी पत्नी, ना उनका बेटा, ना कोई रिश्तेदार। ये एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि तमिलनाडु अब तक परिवारों की राजनीति से चलता रहा है। विजय ये परंपरा तोड़ रहे हैं और इसलिए युवा उनसे प्यार करते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है। द्रमुक को अब समझ आ गया है कि विजय कोई मामूली चुनौती नहीं है, इसलिए उन्होंने काउंटर प्लान बनाया है। हर जिले में विजय के खिलाफ बोलने वाले स्थानीय नेता तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन समस्या यह है कि विजय सीधा युवाओं से जुड़ा है और युवाओं पर किसी का कंट्रोल नहीं है। वो अपने मोबाइल में पूरी दुनिया देख लेते हैं। वो देखते हैं कि कौन सच बोल रहा है और उन्हें लगता है कि विजय सच बोल रहे हैं। तो क्या 2026 में तमिलनाडु में बनेगी नई सरकार? संभावनाएं तो बहुत है, लेकिन राजनीति में कोई निश्चित नहीं होता। हाँ, एक चीज निश्चित है, विजय अपनी टीम संग एक ऐसी प्लानिंग करके आए हैं जिसका मुकाबला करना किसी भी बड़ी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। उनके पास है संगठन, उनके पास है युवा, उनके पास है एक साफ इमेज और सबसे बड़ी बात, उनके पास है समय। चूंकि उन्होंने देर से राजनीति में एंट्री ली, इसलिए वो अपना हर एक मौका संजो कर रखना चाहते हैं। वो जल्दबाजी नहीं करते, वो धीरे धीरे जाल बिछाते हैं, हर भाषण में, हर रैली में, हर बैठक में। और जाल जब पूरा हो जाता है तो मुश्किल होता है बच पाना। तो ये थी विजय की 2026 की प्लानिंग की पूरी कहानी। एक अभिनेता से सियासी दिग्गज बनने तक का सफर। कोई फिल्म नहीं, कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं, ये सच्चाई है। बहरहाल फिलहाल इतना ही, मगर हम यही रुकने वाले नहीं हैं। आगे और भी कुछ रोचक मोड़ आने वाले हैं। देखना है तो बने रहिए।